इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और ना सिर्फ साउथ एशिया की पहली मोटरवे बनाई बल्कि ईज़ ऑफ बिज़नेस की अगर किसी ने बुनियाद रखी है इस मुल्क के अंदर तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। और उस ईज़ ऑफ बिज़नेस के तहत पाकिस्तान का जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आया वो पहला इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट था जिसने बिजनेसमैन को सहूलत दी। और मियाँ नवाज़ शरीफ की वो चाहे एटॉमिक टेस्ट हों, वो मोटरवेज़ का जाल हो, वो उनकी क़यादत में जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मंसूबे लगाए बिजली के वो हों, ईज़ ऑफ बिज़नेस देखें। इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट से पहले आपका जो फॉरेन एक्सचेंज था वो रेगुलेटेड ही नहीं था और करेंसी के हवाले से मुल्क के अंदर कोई रेगुलेशंस नहीं थे। मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो बुनियाद रखी इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट की, तो ईज़ ऑफ बिज़नेस के इस मुल्क में मौजूद जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। और मैं समझता हूँ कल जो उन्होंने ऐलान किया और पंजाब हुकूमत ने जो ये कदम उठाया है कि 500 यूनिट तक बिजली के बिलों में 14 रुपये जो कमी की गई है 2 महीने के लिए, तो ये अवाम के दर्द को महसूस करते हुए, अवाम की मुश्किलात का एहसास करते हुए 45 अरब रुपए की खती रकम से जो ये मामला किया गया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तारीख़ में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। तो बहुत वावेला था बिजली के ऊपर और एक साबका केयर टेकर मिनिस्टर भी बड़े वोकल थे इस मामले के ऊपर। मैं चाहूँगा कि वो भी आके पजीराई करें और कहें कि जी बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मियाँ नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में पंजाब हुकूमत ने जो ये कदम उठाया है, ये गर्मियों के महीनों में जो आसानी पैदा होगी अवाम के लिए, ये बहुत बड़ा कदम है। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने, जैसे मैंने कहा, हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की है और उनको ये बड़ा बोझ महसूस हो रहा था कि इस दौर में बिजली के बिल महंगे क्यों हैं। तो उन्होंने इस वजह से फिर ये एक जुर्रतमंदाना और दलेराना कदम उठाया और अवाम को रिलीफ देने के लिए बिजली के बिलों में ये बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। तो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी, हम भी पंजाब हुकूमत की इस कदम को सराहते भी हैं और हम ये समझते हैं कि अगर अवामी सियासत, अवामी खिदमत की सियासत की है और अवामी खिदमत के लिए इस मुल्क में मनसूबे लगाए हैं, मईशत की बेहतरी की है। 2018 दौर में 4% महंगाई थी, 6% ग्रोथ थी। तो ये फिर महंगाई किसके दौर में हुई? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये महंगाई उस दौर में हुई कि जिस दौर में 190 मिलियन पाउंड का केस हुआ। ये महंगाई उस दौर में हुई जिस दौर में तोशाखाना का केस हुआ। ये महंगाई उस दौर में हुई जिस दौर के अंदर साइफर का केस हुआ। ये महंगाई उस दौर में हुई कि जिस दौर में फरागोगी और पंजाब का पूरा एक सिस्टम था जहाँ पे बैड गवर्नेंस और करप्शन आम थी। तो ये तो महंगाई सारी उस दौर में हुई है। तो ये चेक करना चाहिए ना कि मियाँ नवाज़ शरीफ के दौर की 4% महंगाई से ये महंगाई 22-23% पे कैसे गई और अब ये दोबारा महंगाई 22-23% से मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में ये 11% तक कैसे आई है और मज़ीद कमी की तवक्को की जा रही है। आलमी मालियाती जरीदे, आलमी मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि ये महंगाई में मज़ीद कमी वाक़या होगी और बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं। पेट्रोल की कीमत, अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवाम को एक तोहफ़ा दिया 14 अगस्त के ऊपर, यौम आज़ादी के ऊपर, कि जहाँ पे अरशद नदीम की फ़तह की खुशियाँ मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, हीरोज़ वेलकम दिया गया, स्टेट गेस्ट डिक्लेयर किया गया। तो वहाँ पे 14 अगस्त पे पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी की गई। तो देखिए ये तमाम इक़दाम हैं, पेट्रोल की प्राइसेस में कमी, बिजली की कीमतों में कमी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इससे पहले 3 माह के लिए 50 अरब रुपए की खतीर रकम से वो ऑलरेडी बिजली के जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको सब्सिडी दे चुके हैं और वो 3 माह के लिए है। तो हम ये समझते हैं कि ये जून, जुलाई, अगस्त के महीनों के लिए जो सब्सिडी दी गई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 50 अरब रुपए की लागत से, तो ये बहुत बड़ा कदम था। और बिजली के बिलों में जो है वो 4 से 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी आई। उसको अब ऑगमेंट किया है पंजाब हुकूमत ने कि उन्होंने 500 यूनिट वाला एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है जिसके अंदर 14 रुपये कमी की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़े इक़दाम हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के रिलीफ के लिए किए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे महंगाई में कमी वाक़या होगी और हालात मज़ीद बेहतर होंगे। तो ये दोनों इक़दाम जो कल पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम लिया और उससे पहले वफाकी हुकूमत ऑलरेडी 200 यूनिट वाला कदम ले चुकी थी,
तो इन हालात के अंदर बेहतरी लाने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए हम समझते हैं कि जो भी कदम उठाना पड़ा वो मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में उठाएंगे और वफाकी हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में और सूबाई हुकूमत पंजाब की मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में मुकम्मल अवामी रिलीफ के एजेंडे पर कारबंद हैं और हर तरह से अवाम को रिलीफ मुहैया करके ही दम लेंगे। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ। इसके अलावा जनरल फैज़ के अरेस्ट के बाद इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फ़ौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं और एक उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का अपना मेकनिज़म है। तो ये जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मेकनिज़म है, फ़ौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो वहाँ पे वो ख़ुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं और उन तहकीकात के नतीजे में जो मज़ीद लोग भी अरेस्ट हुए हैं या बाकी अरेस्ट होने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नज़र आ रहा है, ये सिर्फ़ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफ़रत की सियासत की और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके, इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थीं मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। और ये किसी को इस मुल्क में इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक सियासी लीडर ये तय करे और बाकी लोगों को साथ मिलाकर कलूजन के साथ, गठजोड़ के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। और ये मुझे बताइए कि दहशतगर्दों को वापस कौन लेके आया था? क्या वो भी गठजोड़ नहीं था? क्या उस वक्त भी बानी चेयरमैन पीटीआई ने इनके साथ मिल के कहा कि जी ये तालिबान को वापस आना चाहिए? ये भी बात काबिल गौर है, काबिल ज़िक्र है कि ये भी गठजोड़ था, तालिबान को वापस ला के बसाया गया। आज मुल्क के अंदर जो अमन ख़राब हुआ है उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। तो ये सियासी कलूजन जो की गई और ये जो इंतशार फैलाया गया बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, ये तमाम लोग उसका हिस्सा थे जिन्होंने ना सिर्फ सियासत में हिस्सा लिया बल्कि मुल्क का अमन भी ख़राब किया, मुल्क की जो कौमी सलामती है उसको भी नुकसान पहुँचाया और इंतशार फैलाया मुल्क के अंदर। तो ये मामलात हैं जिसके मैं समझता हूँ कि अभी भी जिस तरह शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई का राब्ता बहाल था, ना सिर्फ तरीके अदम एतमाद के दौरान उनका राब्ता रहा और गठजोड़ जो था उसके नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई, बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। तो वो किस लिए थी? वो मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए थी। तो हम इस कदम को सराहते हैं और हम समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और जो कोई मुल्क में इंतशार फैलाना चाहेगा, मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहेगा, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करना चाहेगा, तो उसका अंजाम यही हुआ करता है। और ये हम समझते हैं कि ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बाकी इदारों को भी करनी चाहिए और इसका दायरा कार जो है वो बिल्कुल वसी होना चाहिए। तो इसके अलावा मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह अब बाकी सूबों ने भी कुछ अवाम को बिजली में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का एक जॉइंट प्रोग्राम आया है सोलर ट्यूबवेल्स का। वो 28,000 सोलर ट्यूबवेल्स बलूचिस्तान के सूबे में लगेंगे। उससे बिजली की बचत भी होगी, किसान को भी रिलीफ मिलेगा। उसमें 70-30 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस है और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से वो सोलर ट्यूबवेल लगने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जो एक मीटिंग ली जिसमें हुकूमत का हजम कम करने के लिए, राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग करने के लिए, इदारों को जो गैर फ़ाल हैं, जो बोझ बने हुए हैं सरकारी ख़जाने पे, उनको बंद करने के लिए जो कल उन्होंने
तजावीज़ तलब की हैं उस पर भी बड़ी तेज़ी से वो अमल पैरा है और उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उस पर काम आगे बढ़ता चला जाएगा। एक और चीज़ का मैं जिक्र करूँ, कल लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा के बारे में कहा कि उनकी मुतस्सिबाना सोच है और वो बायस्ड हैं और उनका एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ बायस है। खोसा साहब को ये बातें ज़ेब नहीं देती थीं कि झूठ, बोतान, इल्ज़ाम जो उनके लीडर का वतीरा है वो उसको अपनाते हुए जो उनके मुंह में आए वो बोलते चले जाएं। ये वही साजिश है जो बानी चेयरमैन पीटीआई और उनके हवारियों ने उस वक्त की थी और काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस मूव किया था और उस रेफरेंस के तहत उनकी अहलिया को कटहरे में ला के खड़ा किया था जिनका कोई कसूर नहीं था। तो वो माइंडसेट आज भी जारी है। क्या ही अच्छा होता कि लतीफ़ खोसा साहब मुतस्सिबाना सोच की असल अक्कासी करते हुए बताते कि उस वक्त जो एक ऑडियो आई थी और कहा गया था कि मैं जलसे में मौजूद, राफिया साहिबा जो सास थी साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की, और उनके फैमिली मेंबर्स जब तहरीक इंसाफ के जलसों में जाते थे तब तो आपने नहीं कहा कि हमारे केस बंदयाल साहब की कोर्ट में ना लगाए जाएं, इनकी सोच जो है हमारी तरफ बायस्ड है। तब तो आपने नहीं कहा कि ये ऑडियो आई है और इसके अंदर बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में कहा जा रहा है कि मैंने अपने सन इन लॉ से बात की है, फैमिली में बात हुई है कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसके लीडर को सपोर्ट करना है। तब तो आपने नहीं कहा कि ये तासुब है। तब तो आपने ये नहीं कहा कि हम नहीं मुनासिब समझते कि कोई भी तरीके इंसाफ का केस इनके पास लगे क्योंकि ये ऑडियो आ गई है और ये लगता ये है कि हमारी फेवर में है। तो तासुब किसे कहते हैं, बायस होना किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत किसे कहते हैं, वो आप ऑडियो सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। मैंने कहा मैं आपको याद दहानी करा दूं, ये जो आपने मुहिम शुरू की है ये कामयाब नहीं होगी और मेहरबानी फरमा के ये रेफरेंस आपने दायर किया था उसका जो अंजाम हुआ सो हुआ और वो बेगुनाह साबित हो चुके। उसके बाद मज़ीद उनको आप सियासत में मत धकेलें अपने पर्सनल गेन्स के लिए। जो आप कर रहे हैं वो पूरी कौम देख रही है और तासुब को पहचानना सीखें और ये आपको पता होना चाहिए कि तासुब कैसा होता है और वो जलसों में जाके उसका इजहार किया जाता है। तो मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि खोसा साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी और क्या ही अच्छा हो कि वो उस ऑडियो की मजम्मत करें और कहें कि तासुब वो था, ये तो तासुब नहीं है। और ये जान के मलाइन करने की जो कोशिश की जा रही है ये कामयाब नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इश्तियाक अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपने की। मैं दो बेसिक सवाल करना चाहूँगा। एक तो आपने फरमाया कि पंजाब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया, उससे पहले वफाकी हुकूमत ने भी ऐलान किया। तो सर गुजारिश ये है कि ये जितने भी इक़दाम बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये तो आर्जी फैसले हैं, आर्जी इक़दाम हैं और एक शॉर्ट टाइम के लिए अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मैंडेट लेके आई है, बड़ी मजबूत हुकूमत है और इसको तो आवाम के मसाइल के हल के लिए बड़े इक़दाम उठाने चाहिए, ख़ास करके बिजली के मसाइल के हल के लिए। वो हमें कोई नज़र नहीं आ रहे। दूसरा मेरा सर सवाल ये है कि आपने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी जिक्र किया, तो यकीनी तौर पर ये खुशाइंद बात है और पूरे मुल्क में इसको एक अच्छे नज़र से देखा जा रहा है और रायामा इसके हक़ में है। क्या आप समझते हैं कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई मुल्क में आइंदा मार्शल रोकने का भी एक सबब बन सकेगी? क्योंकि मुल्क में जब मार्शल लगता है, आइन तोड़ा जाता है, तो वो भी एक गैर आइनी इक़दाम होता है। तो क्या जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इक़दाम जो है आइंदा मुल्क में मार्शल रोकने का सबब भी बन सकता है? देखिए, एक तो बिजली के हवाले से ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स कायम कर दी है और वो टास्क फोर्स अपना काम कर रही है। उसमें IPPs को भी रिव्यू किया जा रहा है। जो देर पा हल है बिजली की कीमतों को नीचे लाने के लिए, उस पर भी काम हो रहा है और ये पहले दिन से हो रहा है। ये हमने काम मार्च के महीने से शुरू कर दिया था। तो बिजली चोरी के खिलाफ जो मुहिम चल रही है सूबों के अंदर, वो सूबाई हुकूमतों ने उसको रोकना है हमारे साथ मिलके, उस पर काम हो रहा है। लाइन लॉसेस को, थेफ्ट को रोकने के लिए काम हो रहा है। सोलराइजेशन की तरफ सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के मूव कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब सोलराइजेशन भी होगी, बिजली चोरी पे क्रैकडाउन को मज़ीद तेज़ किया जाएगा, IPPs का रिव्यू किया जाएगा और बिजली की कीमतों में इजाफे के जो बाकी फैक्टर्स हैं उनका रिव्यू होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सस्टेनेबल और देर पा इसका हल निकलेगा और उस पर ऑलरेडी हुकूमत कारबंद है। देखिए, फ़ौज के इदारे ने जो खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है उनकी तरफ से। इसको हम इसलिए खुशाइन समझते हैं कि ये पहली बार होने जा रहा है कि उन्होंने इतने मास लेवल के ऊपर एक सियासी मुदाखलत के हवाले से और करप्शन के हवाले से एक कदम उठाया है। तो ये फ़र्स्ट स्टेप है और इसको इसलिए खुशाइन करार दे रहे हैं कि ये एक एग्ज़ाम्पल सेट होगा
और ये एग्जाम्पल जो है वो फ़ौज का इदारा सेट कर रहा है, तो ये बाकी इदारों को भी करना चाहिए, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, एक अर्जेंसी आ गई है, मुझे ज़रा जी पूछना चाहूंगी, मंकी पार्क्स के हवाले से ये भी पीएम इजलास कर रहे थे इजलास भी होने वाला है, तो जी। आप ये बता दीजिए हुकूमत इसके हवाले से क्या इक़दाम। अभी इसकी फौरी प्रेस रिलीज जारी की जा रही है। पीएम साहब इस वक्त मंकी पॉक्स के इजलास में मौजूद हैं एज वी स्पीक। तमाम मिनिस्ट्रियाँ, लैंड मिनिस्ट्री, जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो सारे इस वक्त बैठे हुए हैं। अब से चंद देर बाद जो है, चंद लम्हों बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इरफान साहब, एक एजेंसी आ गई जी। जी जी देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई इख्तलाफ नहीं है, और मैं तो बल्कि आपके तवसत से सीएम KPK को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्राइज़ मनी का ऐलान करें और वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स के लिए वहाँ सेंटर बनाएं, जहाँ CTD हमारी शराकतदारी से वो बना रहे हैं, जो पिछले 11 साल में नहीं बन सका उनकी हुकूमत में। हमने कहा बनाएं, पंजाब में बना था, वहाँ भी बनना चाहिए। इसी तरह स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे बनाएं। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। क्रिकेट टीम आपकी आधी जो है वो पख्तूनों पे मुश्तमिल है, तो ये उनकी अवाम का हक है कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे हों, और उनको भी चाहिए कि वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे अरशद नदीम की हौसला अफजाई हो। एक कौम को उसने इकट्ठा किया है, वो कौमी फ़ख्र है हमारा, और हमने जो उसके लिए किया, पंजाब हुकूमत ने किया, आपने देखा कि एक स्टेट गेस्ट के तौर पे वो इस्लामाबाद में मौजूद रहे, और ये प्रोटोकॉल VVIPs को भी नहीं दिया जाता जो अरशद नदीम को दिया गया। वो पेशावर भी गए, वो कराची भी गए, इधर F9 पार्क के अंदर हज़ारों के मजमे को उन्होंने एड्रेस किया। तो हम तो अरशद नदीम कई इस मुल्क में चाहते हैं कि पैदा हो और मुल्क का नाम रोशन करें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़ौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। जनरल फैज़ हमीद के बाद अब दीगर भी गिरफ्तारियाँ मुमकिन होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।